Welcome students. Today I am going to start with the new chapter of your political science book. The name of the chapter is Federalism. What is federalism? Federalism is a system of government in which power is divided between central authority and various constituent units of the country. बिल्कुल अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, it is nothing but the distribution of power between different levels of government. That means in this we are talking about the power sharing, but it is vertical distribution of power. That means the power is shared between different levels of government vertically. एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, देन बिलो दैट लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं. सो जो पावर है वो जो डिफरेंट लेवल्स हैं, जो गवर्नमेंट है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, इनके बीच में जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो फेडरलिज्म का मतलब कुछ नहीं, इट इज सिंपली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. फीचर्स क्या हैं फेडरलिज्म के? फर्स्ट फीचर इज देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. सो देयर आर 2, मिनिमम 2 और मोर देन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द फेडरलिज्म. सेकेंड है each level of government has its own jurisdiction, that is area of control in specific matters of legislation, taxation and administration. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो different levels of government है, they are governing the same citizen but they have different area of control. So जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो एरिया ऑफ कंट्रोल होगा या फिर एरिया ऑफ लेजिस्लेचर होगा वो अलग होगा. दैट मीन्स ये जब भी कोई भी लॉ पास करेंगे, कुछ सर्टेन एरियाज ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ पास कर सकती है या फिर लॉ बना सकती है, और कुछ एरिया ऐसे होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्ड होंगे. उसी तरह से कुछ जो एरिया है वहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्सेशन इम्पोज कर सकती है, अदरवाइज जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इम्पोज नहीं कर सकती है. उसी तरह से जो एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी जो एरिया है, इनका जो कंट्रोल का जो एरिया है डिफरेंट लेवल्स का, लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, वो डिफरेंट है. तो बेसिकली जो सेकंड जो फीचर है वो ये है कि हर एक गवर्नमेंट का एरिया ऑफ कंट्रोल डिफरेंट होता है in matters of legislation, taxation and administration. Third feature है jurisdiction of each level of government are specified in the constitution. That means किस level की government का कौन सा area of control होगा ये specifically mention है constitution में. That means जितनी भी जो गवर्नमेंट है, जितनी भी लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी जो पावर है वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. इसीलिए जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उनका एरिया ऑफ जुरिडिक्शन भी डिफरेंट है. और बेसिकली जितनी भी गवर्नमेंट है, जितनी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, अपनी जो पावर होती हैं उनको कहाँ से दी गई हैं? दे आर गेटिंग देयर पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ऑल द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फोर्थ फीचर है the fundamental provisions of the constitution cannot be changed by one level of government only. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, जो फंडामेंटल प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वो जो प्रोविजंस हैं एक लेवल की गवर्नमेंट अपने आप चेंज नहीं कर सकती है. दैट मीन्स इट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं उनका कंसेंट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसका मतलब ये है कि जो पावर है वो डिवाइडेड तो है और जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है. अगर उन पावर्स को चेंज करना है तो एक जो सिंगल जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो खुद से उसको चेंज नहीं कर सकती है. उसके लिए जब भी वो प्रोविज़न को चेंज करना चाहती है, उसको जो दूसरा जो लेवल है
दैट मीन्स इट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसका कंसेंट इसमें होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं उनको चेंज नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो है courts have power to interpret the constitution, thus it helps to resolve the conflict between different levels of government regarding exercise of their power। इसका क्या मतलब है? बिकॉज हम जानते हैं कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उनकी जो जुरिस्डिक्शन पावर हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जो जुरिस्डिक्शन पावर है वो भी डिफरेंट है। मान लीजिए कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जो भी गवर्नमेंट है इनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि उनका पावर कौन सा एरिया है, जो एरिया है उसमें वो क्या अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या वो एरिया उनके अंडर में आता है या नहीं आता है। अगर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दिया गया है दैट कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स कोर्ट के पास ये पावर है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करे, उसके जो प्रोविजंस हैं उनको ढंग से समझे, और जो पावर है कि डिफरेंट लेवल्स जो गवर्नमेंट है उनका जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो क्या है वो उनको बताए, विच हेल्प्स टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। कोई भी जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनके बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो जो कोर्ट होगा वो डिसाइड करेगा बाय इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा एरिया है वो किस लेवल की गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है फेडरलिज्म का। नेक्स्ट है sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. As I have already told you that in matters of taxation also there are different provisions are given in the constitution that some of the taxes can be imposed by the central government only and some of the taxes can be imposed by the state government only। इसका मतलब ये है कि जो उनका जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, बेसिकली गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, दैट इज टैक्स ओनली। जो टैक्स है कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन से एरिया में टैक्स को इम्पोज कर सकती है। तो जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के, ये क्लियरली स्पेसिफाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इंश्योर करता है कि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे। That means one level of government should not be depend upon the another level of government, जिसकी वजह से उनकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो बनी रहे और उनकी जो पावर है वो ठीक से उसको एक्सरसाइज कर सकें। नेक्स्ट जो फीचर है वो है बेसिकली जो भी फेडरल सिस्टम है उसका बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री की जो यूनिटी है उसको सेफगार्ड करना और उसको प्रमोट करना, ये फेडरल सिस्टम का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। एज वी ऑल नो हमारी कंट्री में डिफरेंट सेक्शंस के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट रेस के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, और उस रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए रीजनल डाइवर्सिटी बिकॉज नॉर्थ इंडिया इज डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द साउथ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ईस्ट इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट लोग हैं उनकी ज़रूरतें भी थोड़ी डिफरेंट होंगी। ज़रूरतें डिफरेंट होंगी तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो उनकी ज़रूरतों को ज़्यादा अच्छे से जानती है, ना कि एक सेंटर में बैठी हुई गवर्नमेंट। तो जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए भी फेडरल सिस्टम बनाया गया है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो ये 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं फेडरल सिस्टम के।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म। बेसिकली जो फेडरलिज्म होता है वो दो टाइप के फेडरलिज्म होते हैं। वो क्या होते हैं? दो तरह के फेडरलिज्म सिस्टम, जो फेडरल स्ट्रक्चर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, और जो सेकेंड फेडरलिज्म का जो टाइप है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? जो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है इसमें जो डिफरेंट बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। सो जो इसका जो फर्स्ट फीचर है वो क्या है? मेनी डिफरेंट और मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स come together to form a bigger unit। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हमको एक फेडरल सिस्टम में अपनी इकॉनमी को एक फेडरल इकॉनमी बनाना है और उसको उस तरह से रन करना है। दैट इज वाई दीज इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर सो दैट दे कुड फॉर्म अ बिगर यूनिट। इसका क्या फीचर है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में? इसमें क्या होती है, जो लार्ज कंट्री होती है that large country decides to divide the power between state government and central government. So large country decides to divide power between state and central government। बिकॉज कंट्री का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसको सिंगल गवर्नमेंट के थ्रू रन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस टाइप की जो फेडरलिज्म है इसको होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो लार्ज साइज जो कंट्री का है वो अपनी जो कंट्री है वो डिसाइड करती है कि पावर को डिवाइड करते हैं बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सो दैट द रीजनल डाइवर्सिटी कुड अकोमोडेट और जो कंट्री की जो यूनिटी है वो भी मेंटेन रहे। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का जो सेकंड फीचर है वो क्या है? दैट इन दिस ऑल द स्टेट्स हैव इक्वल पावर। सो ऑल द स्टेट्स हैव इक्वल पावर। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में इसमें सारे स्टेट्स के पास सेम पावर नहीं होती है। दैट मीन्स स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले तक जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 370 के अंडर, लेकिन अभी वो हटा दिया गया है, वो प्रोविज़न हटा दिया गया है। तो अभी उसके पास वैसे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अदरवाइज इससे पहले उसके पास एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इसका मतलब हर स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं है, अनइक्वल पावर है। बिकॉज बिफोर दिस एबॉलिशिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370 द जम्मू कश्मीर स्टेट हैव मच मोर पावर देन द अदर स्टेट्स। थर्ड जो इसका फीचर है वो ये है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर इक्वली पावरफुल। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया जो डिफरेंट जो स्टेट हैं वो एक साथ अपनी मर्जी से साथ में आए हैं, अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स से एक साथ अपनी मर्जी से आकर उन्होंने एक बिगर यूनिट फॉर्म करी है। दैट इज वाई ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर इक्वली पावरफुल। इसमें इन्होंने ऐसे डिवाइड नहीं किया है पावर को, इनके पास जो पावर है वो इक्वल है। दैट मीन्स सेंट्रल एंड
state government have equal power. इसमें क्या है, इन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल. दैट मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कौन कौन सी कंट्री में फॉलो किया जाता है, सो फॉर एग्जाम्पल यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, एक्सेट्रा. सो दीज आर द कंट्रीज इन विच कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म इज फॉलोड. इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, दैट मीन्स होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म कौन कौन सी कंट्री में फॉलो किया जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, बेल्जियम में, स्पेन में, एक्सेट्रा. सो बेसिकली जो इंडिया है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि हमारी कंट्री को एक फेडरल कंट्री बनाता है. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. फर्स्ट है इंडिया हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और इंडिया में लोकल गवर्नमेंट भी हैं. सेकंड जो फीचर है जो कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, दैट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन. सो jurisdiction of each level of government specified in the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऑलरेडी गिवन है कि कौन सा जो एरिया है, कौन सा जो लेजिस्लेटिव एरिया है या टैक्सेशन एरिया है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसको रूल करेगी या फिर कौन सी गवर्नमेंट उसमें लॉ बनाएगी. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ अ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. दैट मीन्स इंडिया का जो फेडरलिज्म है इट इज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. और अगर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन चेंज करने के लिए इट नीड्स अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस. दैट मीन्स हमारी कंट्री में 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. इफ़ एनी let's say if any house wants to change the provision of the constitution, they cannot do it by themselves. They have to consent the other house also. So it needs a special majority to change the provision of the constitution. Next है in any conflict between center and state government, Supreme Court makes the decision. That means Supreme Court has the power to interpret the provisions of the constitution. अगर जैसे ही वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनको इंटरप्रेट करेंगे, दैट मीन्स दे आर इंटरप्रेटिंग द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. और जो पावर्स हैं उसको इंटरप्रेट करने के बाद दे विल से और दे विल मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट जो फीचर है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन 3 लिस्ट. बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट में, और जो ये पावर्स हैं ये 3 लिस्ट में दी गई हैं. तो ये कौन कौन सी लिस्ट हैं? ये हैं, फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट, थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट. डिफरेंस क्या है तीनों लिस्ट में? डिफरेंस इज जो ये यूनियन लिस्ट है इट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. सो
इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है आपका, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी मैटर है, कोई बैंक से रिलेटेड है, कोई करेंसी से रिलेटेड है, कोई फॉरेन अफेयर से रिलेटेड कोई भी मैटर है। तो ऐसे जितने भी मैटर्स हैं वो इस लिस्ट में इंक्लूड है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इज ओनली ऑथराइज्ड टू मेक लॉज रिलेटिंग टू दीज सब्जेक्ट्स। दैट मीन्स ऐसे मैटर्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं वो यूनियन लिस्ट में इंक्लूड हैं, और उन मैटर्स पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें ऑथराइज नहीं है लॉ बनाने के। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड टू मेक laws related to these subjects. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, डिफेंस हो गया है, करेंसी से रिलेटेड कुछ भी है, फॉरेन अफेयर्स हो गए, दैट मीन्स फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई भी हमारा जो लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है, एक्सेट्रा। स्टेट लिस्ट क्या है? इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट विच आर रिलेटेड टू द लोकल इंपॉर्टेंस एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। सो इट कंटेन्स subjects related to local importance and day-to-day administration. अब जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर जो लॉ है सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट इज ऑथराइज टू मेक लॉ। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ही लॉ बना सकती है वो स्टेट लिस्ट में इंक्लूड हैं। सो ओनली स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज टू मेक लॉ। एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे तो ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं जो कि स्टेट लिस्ट में इंक्लूड हैं, जैसे कि पुलिस, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि ट्रेड, इस तरह के जो भी मैटर्स हैं वो स्टेट लिस्ट में इंक्लूड होते हैं। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन्स or it includes the subjects of common interest to both central as well as state government. That means इसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं जो कि कॉमन इंटरेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। इसका मतलब ये है कि ऐसे मैटर्स पे यूनियन जो गवर्नमेंट है दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों ही कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं उन पे लॉ बना सकती है। तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये ऐसे मैटर्स हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखने वाली है कि मान लीजिए
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ने ही एजुकेशन के ऊपर मान लीजिए कोई लॉ बनाया, लेकिन वो जो लॉ बनाया वो इस तरह से बनाया गया कि वो बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में है। दैट मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है और जो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया। अगर इस तरह का कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ उन्होंने बनाया होगा वो स्क्रैप हो जाएगा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ होगा वही प्रिवेल करेगा। सो हमारी कंट्री में जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं इन तीनों लिस्ट में डिवाइडेड हैं। इसके अलावा भी एक लिस्ट है जो कि होती है रेजिडुअल, जो जितने भी जो बच जाते हैं, इनके अलावा जो ऐसे मैटर्स हैं जो कि इन लिस्ट में नहीं लिखे गए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। कोई भी मैटर जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं लिखा होगा उसके ऊपर लॉ बनाने का पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सो दिस टॉपिक इज ओवर नाउ। I will continue this topic in the next class. Till then, goodbye and take care.